अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैंने टिकट खरीद और ट्रेन की तरफ बढ़ गया। बांध बांध के लोगों की बांध बांध बोलियां प्लेटफार्म पर गूंज रही थी। मैं सबको नज़रअंदाज करता ट्रेन में घुस गया। कुछ देर बाद मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे सामने वाली सीट पर 3 बापर्दा खवातीन बैठी थीं और मेरी सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। उनको आपस में यूं बोलता देखकर मैं समझ गया कि ये एक ही फैमिली के लोग हैं या फिर दोस्त हैं। मुझे शीशे वाली साइड पर जगह मिल गई। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि स्टेशन भी अजीब जगह है, कितनों को मिलाता है और कितनों को अलग कर देता है। इतने में एक हल्के से झटके से ट्रेन चल पड़ी। तीनों में से एक लड़की ने कहा कि अगर हम जंजीर खींच ले और रेलगाड़ी रुक जाएगी तो कितना मज़ा आएगा, ये हमारा यादगार सफ़र बन जाएगा। दूसरी लड़की ने कहा कि जंजीर खींचने की वजह से हमें 5,000 का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तीसरी लड़की ने कहा कि ये कौन सी मुश्किल बात है, हम 4 साथी हैं, अभी चंदा जमा करेंगे तो पैसे अभी जमा हो जाएंगे। उन्होंने चंदा जमा किया तो 5,000 उधर ही जमा हो गए। 3,000 वाले नोट थे जबकि 4 5 100 वाले नोट थे। तीसरी लड़की ने वो पैसे अपने बैग में डाल दिए। मैंने गहरी सांस ली और जेब से मोबाइल फ़ोन निकालकर उसमें मसरूफ़ हो गया। अचानक वो लड़का जो मेरे साथ सीट पर बैठा था, उसने ट्रेन की जंजीर खींची और फिर बाथरूम में घुस गया। 3 लड़कियों में से एक लड़की ने अपने कपड़े फाड़ना शुरू किए और बाकी 2 ने चिल्लाना शुरू किया। अचानक वो लड़का जो बाथरूम में था वो वापस आया। ट्रेन रुक गई तो कांस्टेबल भी हमारे डब्बे में आ गया। नौजवान ने कांस्टेबल से कहा कि मैं बाथरूम में गया तो इस बूढ़े ने हमारी बीवियों पर हमला कर दिया। देखिए, एक के कपड़े फाड़ डाले और बाकी 2 बेचारी खौफ से कांप रही हैं, इसलिए मुझे मजबूरन जंजीर खींचनी पड़ी। मैं उसकी मक्कारी पर हैरान हुआ और कांस्टेबल से कहा, भाई बात यह है कि ये जंजीर मैंने खींची है, इसने नहीं। ये सब ड्रामा बाज लोग हैं। उन्होंने मुझसे पैसे छीन लिए जो मेरे सफ़र के लिए बचा के रखे थे। ये जो सामने वाली लड़की बैठी है, आप इसका बैग चेक करें, पूरे 5,000 इसने अपने बैग में डाले हैं। 3,000 के नोट हैं जबकि बाकी 4 नोट 5-500 के हैं। कांस्टेबल ने चेक किया तो वाकई वही मज़कूरा रकम थी। कांस्टेबल ने 3 लड़कियों और उनके साथ उस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया और अगले स्टेशन पर वो उतर गए। मुझे सफ़र करते 7 घंटे से ऊपर हो गए थे। रास्ते में कुछ स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और अब फराटे बढ़ती हुई जा रही थी। कुछ देर पहले ही मुझे बताया गया था कि मंजिल करीब है। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो रात के 2 बज गए थे। अगला स्टेशन मेरी मंजिल थी। मुझे बताया गया था कि 20 मिनट तक ट्रेन ने मतलूबा स्टेशन पहुंच जाना है। मैं सीधा होकर बैठ गया। कुछ देर तक ट्रेन मतलूबा स्टेशन पर जाकर रुक गई और ट्रेन से बाहर आ गया। प्लेटफार्म पर इधर उधर देखा मगर मेरे मेज़बान जिनके बुलाने पर मैं यहाँ आया था मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने आगे देखा, कुछ और मुसाफिर भी उतरे थे। ये छोटा सा स्टेशन था। सामने एक टी स्टॉल था। मैं स्टॉल की तरफ बढ़ गया। एक अधेड़ उम्र का लंबा तिरंगा आदमी टी स्टॉल के अंदर बैठा था। मुझे अपनी तरफ देखकर वो भी अपनी जगह से उठ गया। मैंने उसके पास पहुंचकर सलाम किया, जिसका उसने मुरव्वतन मुझे जवाब भी दिया। मैंने उसे एक कप चाय बनाने को कहा और साथ में बिस्कुट भी मांगे। वो इसी वक्त केतली के नीचे आग जलाने लग गया। मैं पास पड़े बेंच पर बैठ गया। ट्रेन से कोई 10-12 मुसाफिर ही उतरे थे जो जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर जा रहे थे। ट्रेन ने विसल दी और चल पड़ी, जिसकी वजह से कुछ देर तो प्लेटफार्म पर ट्रेन के चलने से शोर रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ट्रेन दूर होती गई, खामोशी छाई रही। मैं बैठा ट्रेन को जाता देख रहा था। ट्रेन की आवाज़ और ट्रेन नजर आना बंद हो गया। मैंने इधर उधर का जायजा लिया। कुछ दूर स्टेशन और प्लेटफार्म के रास्ते पर एक बड़ी सी जर्द रंग की लाइट फिजा को रोशन करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरे कानों में स्टू के चलने की आवाज़ आ रही थी। साथ में फिजा में फैली चाय की महक बता रही थी कि चाय बहुत मज़ेदार है। कुछ देर बाद चाय वाले ने बिस्कुट और चाय का कप आगे करके रख दिया। चाय मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा मज़ेदार थी। खैर, चाय से फारिग होकर मैंने चाय वाले के पास जाकर खड़ा हुआ और उससे कुछ बातचीत की। दोबारा बेंच पर आ बैठा। इसी असना में स्टेशन की छोटी सी इमारत से 2 बंदे निकले, जिनके पीछे का मंजर देखकर मैं चौंक गया। मेरी जुबान पे तीसरा कलमा जारी हो गया। प्लेटफार्म की सीढ़ियाँ
चढ़कर प्लेटफार्म पर आकर मैं उन्हें इधर उधर देखने लगा। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए मेरे पास आए। गौर से उनको अपनी तरफ आता देख रहा था, मगर अब मेरे चौंकने की वजह ख़त्म हो गई थी। दोनों की उम्र तकरीबन 50 साल के लगभग थी। दोनों की माशाल्लाह दाढ़ी थी। मेरे पास आकर दोनों ने खुद दिल्ली से सलाम किया और मैं खड़ा हो गया और सलाम का जवाब दिया। उनमें से एक ने कहा कि माजरत, कुछ मिनट देर हो गई, दरअसल गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आपका देर से आना मुझे महसूस नहीं हुआ। थोड़ी और रस्मी बातों के बाद उनमें से एक ने कहा कि चलें। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं चलना। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और हिचकिचाहट भरे लहजे में पूछा कि क्या वजह है, खैरियत तो है ना? मैंने कहा बिल्कुल खैरियत है, बस कुछ देर आपसे यहाँ बातें करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद चले जाते हैं। दोनों में से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इनमें से एक ने कहा कि जैसा आपका हुक्म, और ऊंची आवाज़ में चाय वाले को 3 कप बनाने का हुक्म दिया। मैंने कहा चाय तो मैं पी चुका हूँ, मगर इस भाई साहब की चाय इतनी मज़ेदार है कि दोबारा भी पी लूँगा। मैंने ये कहते हुए चाय वाले की तरफ देखा, मगर वो मुंह नीचे की अपने काम में मसरूफ रहा। मैं बेंच पर बैठ गया। उनमें से एक साथी दूसरा वाले बेंच पर बैठ गया। प्लेटफार्म लोगों से तकरीबन खाली था। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं और अपना मसला यहीं बयान करें, क्योंकि जब आप मुझे नज़र आए तो आपके पीछे कोई और भी था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना मसला यहीं डिस्कस करें। मेरी बात सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से जो उम्र में बड़ा था वो मेरे साथ बैठा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, जनाब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आपको अल्लाह इस बात का अजर देगा। मेरा नाम मंजूर है और ये मेरा छोटा भाई है जिसका नाम ज़हूर है। हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने कहा अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे सारी बात तफसील से बताए। उसने गला खंकार कर साफ किया और बोला कि मैं एक सरकारी महकमे में अच्छे ओहदे पर फाइज हूँ। बड़ा घर बनाना मेरा ख्वाब था। मैंने पुराना घर बेचा और अपने हिस्से में आई ज़मीन बेचकर एक प्लाट खरीद लिया और इस मकान की तामीर शुरू की। मेरे 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। बड़े बेटे का रिश्ता मेरे इस भाई ज़हूर की बेटी से बचपन में तय हुआ। हमारा इरादा था कि मकान की तामीर मुकम्मल होते ही बच्चों की शादी कर लेंगे। मकान की तामीर के बाद हम नए घर शिफ्ट हो जाएंगे। शादी के दिन रखे गए और धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद ख़ानदान में दावतें शुरू हुई। एक सुबह मैं दफ्तर जाने लगा तो मुझे बेगम ने कहा कि आज ज़हूर भाई ने रात खाने की दावत दी है, इसलिए हम वहाँ चले जाएंगे, आप भी जल्दी आ जाना। मैंने माजरत करते हुए कहा कि आज शाम को एक दोस्त की बेटी की शादी है, मुझे उधर दावत दी गई है, तुम लोग चले जाना, मैं फारिग होकर आ जाऊँगा। असर को 4 बजे मैं घर आया तो घर में लाख था। मैं समझ गया कि सब घर वाले ज़हूर के पास चले गए हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी थी। मैंने घर का लाख खोला, अंदर जाके कुछ देर आराम किया। मगरिब के बाद वक्त मुकर्ररा पर दोस्त के घर चला गया। वहाँ से फारिग होते 10 बजे गए थे। जब घर के गेट पर पहुंचा तो 10:30 बज चुके थे। मैंने लॉक खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने किचन में बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। मेरी बेटी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। मुझे देखते ही उसने सलाम किया और ऊपर पोर्शन में सीढ़ियाँ चढ़ गई। मैंने बेगम को आवाज़ दी तो किचन से उसकी भी आवाज़ आई। मैंने कहा कि मुझे चाहे मेरे कमरे में ही पहुंचा दो। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ थकावट महसूस कर रहा था, इसलिए चाय का कह दिया। मैं मोबाइल निकालकर 1-2 ज़रूरी कॉलें करने लगा। 10-15 मिनट गुजर गए, ना बेगम आई ना ही चाय। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, बेगम, चाय का कहा था तो बेगम ने आवाज़ दी, बस मैं आ रही हूँ। मैंने खुद को फ़ोन में मसरूफ़ रखा। 10 मिनट और गुजर गए। झंझला कर उठा, कमरे से बाहर किचन की तरफ देखा। किचन की लाइट ऑफ थी। मैंने बेगम को आवाज़ दी, बेगम, बेगम कहाँ हो? मगर हर तरफ खामोशी थी। किसी बच्चे के कमरे में चली गई होगी, मैंने ये सोचा। नीचे 3 बेडरूम्स के दरवाजे भी बंद थे। मैंने एक एक करके सारे दरवाजे खोले। कमरों की लाइट ऑफ थी। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन में चला गया, मगर यहाँ भी अंधेरे ने मेरा इस्तकबाल किया। मैं हैरान हुआ कि सब किधर चले गए। जब मैंने बीवी को फ़ोन किया तो उसने मुझसे कहा कि मैंने आपको बताया भी था कि हम भाई साहब के घर जा रहे हैं, तो हम सब इस वक्त उधर ही हैं। ये सुनकर मेरी रूह लरस गई और मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। अगर मेरी बीवी और बच्चे उधर थे तो ये कौन थे जिन्हें मैंने आवाज़ दी और वो मुझे नजर भी आए थे? मैं खौफ के मारे घर से भाग गया और वो रात मस्जिद में गुजार दी। इमाम मस्जिद ने मुझसे घर ना जाने की वजह पूछी
تو میں نے اسے ساری کہانی بیان کر دی۔ امام صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کی رہائش سے پہلے اس جگہ ایسے واقعات سننے میں آئے تھے۔ یہاں اس سے پہلے گھر تھا جس کو گرا دیا گیا تھا، اور یہ پلاٹ کوئی بھی نہیں لے رہا تھا مگر آپ نے لے لیا۔ جو بھی لوگ یہاں رہائش پذیر ہوتے تو کوئی نہ کوئی اس قسم کی شکایت لے کر ضرور آتے۔ کسی کو کوئی جانور نظر آتا تو کسی کو کچھ۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے مکان پر جنات کا سایہ ہے، اور وہ ہمارے گھر پر آخری رات تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی رہائش تبدیل کر دی۔